आज मैं आपके सामने व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लेकर आई हूँ, क्रिया। चलिए आइए देखते हैं क्रिया के बारे में। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा देखते हैं। किसी काम का करना या होना, जैसे बताया गया है आपके पुस्तक में कि किसी काम का करना, किसी घटना का या काम का होना क्रिया कहलाता है। जैसे वह चल रहा है तो चलना यहाँ पर क्रिया बता रहा है। वह सो गया तो सोना एक क्रिया बता रहा है। जिस प्रकार किसी काम का करना या होना होता है वह क्रिया कहलाता है। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं जिसे आप देखकर आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, सुबह हुई, आसमान छाए, तो ये जो पिंक में दिख रहा है, जो गुलाबी रंग में दिख रहा है, वो सारा क्रिया है। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी वाक्य क्रिया के बिना अधूरा सा लगता है। मतलब यह एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना वाक्य अधूरा अधूरा सा लगता है। तो ये क्रिया मतलब व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर परिभाषा के द्वारा भी बताया गया है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अब देखिए, बताया गया है कि क्रिया के प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। जैसे नंबर 1 पे देखिए, क्रिया एक शब्द की भी होती है और एक से अधिक शब्द की भी होती है। जैसे देखिए, पक्षी उड़े, तो उड़े एक शब्द हो गया यहाँ पर। दूसरा देखिए, धोबी ने कपड़े धो दिए, यहाँ पर उड़ना एक क्रिया हुआ। लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए, धो दिए, यहाँ पर 2 शब्द हो गए, धोना और देना, तो यहाँ पर 2 शब्द हो गए। तो क्रिया एक से अधिक शब्द की भी होती है। अगला देखिए, कुछ क्रियाएं की जाती है और जबकि कुछ स्वतः होती है। मतलब कुछ क्रियाएं स्वयं घटती है और कुछ क्रियाएं हमारे द्वारा की जाती है। जैसे देखिए, वर्षा हो रही है, तो यह कुदरत की देन है। तो ये कुछ, जैसा बताया गया है कि कुछ घटनाएं हैं वह स्वयं घटित होती है, जो हमारे बस में नहीं होता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि वर्षा हो रही है, मतलब ये कुदरती है, हमारे द्वारा घटित नहीं हो रहा है। उसके अलावा देखिए, किसान हल चला रहा है, तो यहाँ पर कुछ जो क्रियाएं हैं वो हमारे द्वारा की जाती है और कुछ कुदरती होती है, कुदरत की देन होती है। आगे 3rd नंबर देखिए, इसका महत्वपूर्ण विशेषता है में, क्रिया एक विकारी शब्द है जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष के कारण विकार उत्पन्न होता है। मतलब परिवर्तन होता रहता है। जैसे देखिए, लड़का पढ़ता है, दूसरे में है लड़की पढ़ती है, तो यहाँ पर लिंग के अनुसार परिवर्तित हुआ क्रिया। दूसरा देखिए, तोता डाली पर बैठा है, तोते डाली पर बैठे हैं। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर वचन के आधार पे है। उसी प्रकार तीसरे में देखिए, कारक के आधार पर है, चौथा काल के आधार पे है और 5वां है आपका पुरुष के आधार पे। मैं नहाऊंगा, वह नहाएगा। तो ये जो क्रिया है वो लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, अपना रूप बदलते रहता है। आगे देखिए, यदि वाक्य में कारक की विभक्ति लगी हो तो क्रिया कर्म के अनुसार होती है। जैसे प्रियंका ने पत्र लिखा, यहाँ पर को छिपा हुआ है, आपको पता है, और यहाँ पर को छिपा है, मतलब ये विभक्ति चिन्ह है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया है कि क्रिया कर्म के अनुसार होती है अगर विभक्ति लगी हो तो। अगला में देखिए, यदि वाक्य में कर्ता के साथ कारक की विभक्ति नहीं लगी तो क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। जैसे देखिए, प्रियंका पत्र लिखती है, लिखता कौन है यहाँ पर? प्रियंका लिखती है, तो यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार हुआ? कर्ता के अनुसार। यहाँ पर जो क्रिया था वो कर्म के आधार पे था, लेकिन यहाँ पर जो क्रिया हुई वो कर्ता के अनुसार हुआ। अब देखिए, जो आप संस्कृत में वैसे भी पढ़ते हैं, आगे देखिए धातु दिया हुआ है। धातु अब ज़्यादातर अब संस्कृत में पढ़े हैं। जैसे देखिए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, मतलब जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, जो मूल रूप में होता है उसे हम धातु कहते हैं। जैसे हो, छा, निकल, लग, कूद, उड़, भर आदि। इसमें प्रत्यय, ना प्रत्यय जब लगता है, इसमें धातु में अगर ना प्रत्यय लगता है तो ना के जुड़ने से एक सामान्य रूप बनता है। जैसे हो में ना प्रत्यय जुड़ा तो होना हो गया। देखिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है, कूद जोड़ना,
छा जोड़ना, छाना, तो ये जो हुआ वो क्रिया का सामान्य रूप हुआ, लेकिन जो छा हुआ केवल हुआ वो मूल धातु हो गया, जिसमें ना प्रत्यय लगने के बाद वो सामान्य क्रिया में बन जाता है। उसी प्रकार एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इस तरह हमने आज क्रिया, उसके जो प्रमुख विशेषताएं थी वो एवं धातु के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में मैं उसके भेद को लेकर आऊंगी। धन्यवाद।